नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। 5 राज्यों के मतगणना इस समय शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 4 राज्यों में वोटिंग की गिनती शुरू हो गई है और 5वें राज्य में भी अब से कुछ ही देर में वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बंगाल, असम में कांटे की टक्कर है और विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाने हैं 5 राज्यों के, जिसको लेकर के अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या होगा। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव की जो वोटिंग है वो आज उनके नतीजे आएंगे और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पश्चिम बंगाल ही सबके नजर में टिका हुआ है, सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पे लगी हुई हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल का नतीजा क्या होगा, क्योंकि वहां पर पिछले 10 सालों से जो कि टीएमसी सत्तारूढ़ पार्टी है और कांटे के मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का वहां पर है। तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है और काउंटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हैं और नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया है। तो कोरोना प्रोटोकॉल के बीच मतगणना अब शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव के नतीजे आ जाने हैं, उनकी वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 5 राज्यों की मतगणना शुरू हो चुकी है और एनबी न्यूज पर पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। लगातार आपको मिलती रहेगी पल पल की अपडेट 5 विधानसभा राज्यों के नतीजों की, और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के जो नतीजे आ जाएंगे उनके भी पल पल की अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन एनबी न्यूज पर मिलती रहेगी। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि बंगाल, असम में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से असम में ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है। तो बंगाल का जिक्र करें तो बंगाल में जिस तरीके से बहुत कम दूरियां दिखती नजर आ रही हैं, क्योंकि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन देखने वाली इस दौरान सबसे बड़ी बात यह होगी कि आखिर पश्चिम बंगाल में खेला होबे या आशोल परिवर्तन होबे, क्योंकि जिस तरीके से ये दो नारे लगातार पूरे चुनावी दौरान हाइप लेते रहे हैं और लगातार ये चुनावी नारे हर विधानसभा की रैलियों में ये संबोधित किए जा रहे थे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि पश्चिम बंगाल में आखिर आशल परिवर्तन होबे या फिर खेला होबे। तो 5 राज्यों के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुका है और सबसे पहले और सबसे तेज नतीजे आपको एनबी न्यूज पर मिलते रहेंगे। लगातार पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। बंगाल, असम में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें यह साफ तौर पर देखा गया है कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की मुकाबला है पश्चिम बंगाल में। तो 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में वोटों की गिनती शुरू हुई है। लगातार जिस तरीके से पल पल की अपडेट मिल रही है आपको, आगे भी इसी तरह मिलती रहेगी एनबी न्यूज पर। विधानसभा चुनाव 2021 के परिणाम आज घोषित हो जाएंगे और 5 राज्यों में ये मतदान जो हुए हैं, जो उनकी आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में भी वोटों की गिनती शुरू हो गई है। लेकिन बंगाल और असम का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है और इस दौरान मतगणना केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतगणना केंद्रों पर लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। जो मतगणना हो रही है उनमें ये चीज का बाकायदा ध्यान रखा गया है प्रशासनिक अमला द्वारा कि किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो पाए कोविड-19 के, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से चुनावी रैलियों के दौरान ये मामले बढ़ते रहे हैं और लगातार इस बात की
आवाज लगातार उठती रही है कि रैलियों के दौरान ये कोरोना का मामला ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो अब किसी तरीके से कोई लापरवाही बरतने की मंशा में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या ये कहे कि पूरा प्रशासनिक अमला नहीं है, इसलिए इस मतगणना केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरतते हुए ये ध्यान रखा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए और नियमतः कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिन अधिकारियों की वहां पर ड्यूटी लगी है उनकी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी बताई गई। तो 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है, मतगणना शुरू हो गई। पल पल की अपडेट आपको एनबी न्यूज पर मिलती रहेगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और असम में भी मतगणना शुरू हो चुकी है। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के नतीजे आज आ रहे हैं और पल पल की अपडेट आपको एनबी न्यूज पर मिलती रहेगी। तो ये आपको लेकिन इस समय 5 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जो कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं, ये चेन्नई की तस्वीर है तमिलनाडु की, जहां पर लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, जबकि ये गाइडलाइन साफ तौर पर जारी की गई है कि तमिलनाडु हो या असम हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। लेकिन तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो बंगाल से, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से है, जहां पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पहले तो एक बार रैलियों में धज्जियां उड़ाई गई और अब जो दूसरी तस्वीरें आज मतगणना के दौरान आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि एक बार फिर से कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर असम गुवाहाटी से है और ये चौथी तस्वीर कन्नूर केरल से है, जहां पर आपको साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि लोग बिल्कुल भूल गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, एक साथ खड़े हुए हैं। हालांकि पुडुचेरी में तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो देखने को मिल रही हैं कि वहां पर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से लगा हुआ है और जो लोग आ जा रहे हैं बाकायदे देखा जा सकता है कि बाकायदे उनकी निगरानी हो रही है, उनकी जांच हो रही है और पूछताछ की जा रही है प्रशासनिक अमला द्वारा, पुलिस प्रशासन बल द्वारा। और चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर, जिस तरीके से मतगणना शुरू हो चुकी है, आखिर किसका क्या रुझान के अनुसार क्या नतीजे आएंगे, और इसी खबर पर, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरसी उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संदीप त्यागी जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्यागी जी, जिस तरीके से आज जो नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है कि खेला होबे पश्चिम बंगाल में या असोर परिवर्तन होबे? बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, ये बंगाल की जनता इस बात को तय कर चुकी है और आज तो परिणाम आने बाकी हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 200 से अधिक सीटें आने जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में। तो मैं मानता हूं जनता जनार्दन का फैसला जनता मान चुकी है और तय कर चुकी है कि जो कुशासन की सरकार थी, अत्याचारी सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, उसको उखाड़ फेंकने का जनता ने फैसला कर लिया और जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और अब आप देखिएगा आज शाम तक, अभी घंटे 2 घंटे में परिणाम आपके सामने होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो है सरकार आपको बनती हुई नजर आ रही होगी, आंकड़ों के हिसाब से भी आ रही है और परिणाम के हिसाब से भी आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती हुई नजर आएगी। एग्जिट पोल आपने देखे होंगे, हालांकि आपके मन मुताबिक बैठते होंगे संदीप जी, लेकिन एग्जिट पोल में कहीं आप 200 का आंकड़ा टच करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप अभी भी वही दावा कर रहे हैं कि 200 पार हम जाएंगे, क्योंकि लगातार जो चुनावी रैलियों के दौरान आप करते रहे हैं और आज भी वही दावा कर रहे हैं। बिल्कुल दावा वही कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी जनता है, हमने जनता ने हमें वोट दिया है, तो हम उसी के आंकड़े पर हम आपसे दावा कर रहे हैं कि हमें 200 प्लस सीटें हमारी आएंगी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से रुझान आने लगे हैं। आपको बता दें कि टीएमसी
कि एक सीट पर बढ़त दिख रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी पर 4 सीटों की बढ़त दिख रही है। रुझान, ये शुरुआती रुझान है, अभी आपको बता दें कि रुझान आने लगे हैं। टीएमसी का अगर जिक्र किया जाए तो 1 सीट पर बढ़त दिख रही है, लेकिन जबकि भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटों पर बढ़त दिख रही है। उपाध्याय जी, आपके पास आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस बात का दावा कर रही है कि 200 के पार वो जाएगी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा एग्जिट पोल से भी कहीं आगे निकल करके साबित होगा? देखिए, हर पार्टी का अपना एक आकलन होता है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो टीएमसी है, और हर पार्टी उम्मीद करती है कि भी हम सत्ता में आएंगे, हमें बहुमत मिलेगा। लेकिन जो जनता की अदालत है वो सर्वोच्च अदालत है, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जनता को दरकिनार करते हुए अपने आप ही फैसला सुना देती हैं, अपने आप अपना रिजल्ट घोषित कर देती हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, तो फिर वोट और ये सब इलेक्शन बेईमानी लगता है। जब आपको ऐसा ही कुछ लगता है तो आपको न तो इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, न ज्यादा रैलियां करने की जरूरत है। जब आपकी जनता है, जब हर पॉलिटिकल पार्टी जनता मेरी और जनता मेरी जेब में और मैं सरकार में, तो फिर इलेक्शन कहाँ और क्यों इलेक्शन की रैलियां और ये सब करते हैं। देखिए, जनता सब कुछ समझती है, कौन जनता के हित में है, कौन जनता के हित में नहीं है। ये बात अलग है कि जो भी इलेक्शन हुए उनमें जनता कहीं थी नहीं। आप कहते हैं हमारी जनता, अरे आपकी जनता तो जनता के मुद्दे भी तो कहीं हो। ठीक बात। जनता के मुद्दे गायब थे। जनता की जो अपेक्षाएं आशाएं होती हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, कोई रोड मैप किसी के पास नहीं था। एक तरफ जय श्री राम था, एक तरफ जय माँ दुर्गा था, तो जनता कहाँ थी? जनता अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करती है कि उसके इलेक्शन होते हैं, 5 साल में एक बार होते हैं, तो उसके मुद्दे होने चाहिए, उसकी जो समस्याएं हैं उन पर बात होनी चाहिए। आज देखेंगे कोविड जिस तरीके से फैल रहा है, कोरोना महामारी में आप देखें पूरी सरकारें लाचार नजर आ रही हैं, कहीं कोई रेमेडी नजर नहीं आ रही है, और उसकी किसी को चिंता भी नहीं थी। आप इलेक्शन हो रहे होंगे, अगर जनता हमारी जनता है तो जनता की चिंता होनी चाहिए कि भी कोरोना की दूसरी लहर फैलने वाली है और पूरे विश्व में और पूरे देश में चल रही थी। वहाँ जनता की किसको फिक्र थी? कोई जनता की फिक्र कर रहा था? तो वोटों की राजनीति से ऊपर जनता होनी चाहिए और जनता के सरोकार होने चाहिए। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा, एक की सरकार बनेगी, किसी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जो जनता के सरोकार हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वही मुख्य होने चाहिए और उन पर विचार विमर्श होना चाहिए। और जनता को भी, जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझ लें, क्योंकि जनता को भी कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से इतर जो दाएं बाएं घुमाने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, उसमें ना आके अपने मुद्दों पर असल मुद्दों पर रहें और उनको ध्यान में दें, पार्टियों को उनको सुने। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं संदीप जी। असल मुद्दे तो पार्टियां करती नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल का अगर जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल में कोई ऐसे 3-4 कारण आप बताइए कि जिस वजह से आपको ये लगता हो कि वहां की जनता आपको वहां के सत्ता देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सत्ता देने जा रही है। सर, सबसे पहला मुद्दा तो वहाँ का कुशासन है। ममता दीदी का जो जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर जो अत्याचार है वो है। दूसरा वहाँ भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी जो वहाँ जो चली है, दलाली जो वो पड़ी है, उसको लेकर के लोग वहाँ त्रस्त हैं। और तीसरी बात है, माँ माटी और मानुष को लेकर चलने वाली तृणमूल कांग्रेस आज माँ और मानुष को माटी में मिला दिया। ये सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल की जनता के लिए है। और हम लोग, जैसा भी हुआ, जैसा कहे थे, मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर गए हैं। बेरोजगारी वहाँ मुद्दा है, बेरोजगारी को लेकर हम वहाँ गए हैं। वहाँ भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर गए हैं। जो केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ लागू नहीं हुई है, उन योजनाओं को लेकर के हम वहाँ गए हैं। उन योजनाओं को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के हम वहाँ चुनाव लड़े हैं। और जनता जनार्दन, अभी कहे थे जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन जनता ये तय कर चुकी है कि परिवर्तन जरूरी है। 10 साल की सत्ता को उखाड़ फेंकना जनता मन बना चुकी है। ये आपने रैलियों के माध्यम से भी और चुनाव परिणाम जो आपने ये देखे हैं अभी, एग्जिट पोल के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि जनता तय कर चुकी है, मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को लाना जरूरी है, ममता दीदी को भेजना भी जरूरी है, ममता दीदी को यहाँ से उखाड़ फेंकना भी जरूरी है। ठीक है, एग्जिट पोल तो अगर पार्टियों के मुताबिक आती हैं तो वो उसको स्वीकारती हैं, और अगर जहां पर मुताबिक नहीं आती हैं तो वो उसको नकार देती हैं। ये तो एग्जिट पोल का खैर पार्टियों का जो रवैया है उसका अगर जिक्र करें
लेकिन संदीप जी, क्या आप ये मानते हैं कि अगर विपक्ष में सबसे बड़ा कोई चेहरा इस समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, तो वो ममता बनर्जी हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल में एक चेहरा हो सकती है, ऐसा पूरे देश में तो ममता बनर्जी कोई चेहरा नहीं है। लेकिन जो चुनाव हो रहे थे, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, वो केंद्रित केवल पश्चिम बंगाल था ना, पश्चिम बंगाल पे ही टिका हुआ था पूरा। सर मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल के लिए चेहरा हो सकती है ममता बनर्जी, और प्रधानमंत्री के लिए चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है कि प्रधानमंत्री से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ममता बनर्जी की तुलना नहीं हो सकती। चलिए आएंगे संदीप जी आपके पास, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव परिणाम 2021 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 10 सीटों पर आगे बढ़त पर दिख रही है और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 11 सीटों पर बढ़त है और बंगाल असम में कांटे की टक्कर है लगातार। और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, आरपी उपाध्याय जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके साथ ही साथ राजीव त्यागी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो उपाध्याय जी, जिस तरीके से अभी आप सुन रहे थे कि राजीव जी कह रहे थे कि अभी उनको ये चीज नहीं लगती है कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा निकल करके आ रहा है तो वो ममता बनर्जी का है। क्या लगता है आपको? कोई कुछ भी कहे, नरेंद्र मोदी के कद का नेता विपक्ष के पास पूरे देश में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक स्टेट की बात है, देखिए बंगाल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ममता के कद का नेता नहीं, और बीजेपी ने पूरी कोशिश की बंगाल में कभी ममता के सामने किसी चेहरे को खड़ा करने की, लेकिन ममता का जो कद है उस कद का नेता कोई दूसरा बंगाल में देखने को नहीं मिलता है। रहा देखिए, अभी बात हो रही थी कुशासन की, कुशासन, कमीशन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। देखिए कुशासन आप कोरोना काल में देख रहे हैं, देश की जनता में जाके सर्वे करिए, मीडिया बता रहा है पूरे देश में या हर प्रदेश में भी शासन है कहां पर। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, और जनता को कहीं नजर नहीं आ रहा, मीडिया को कहीं नजर नहीं आ रहा। बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, कहीं किसी को बेड नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी किल्लत है। तो क्या इसको सुशासन कहेंगे या कुशासन कहेंगे? और भ्रष्टाचार और कमीशन, एक चीज मैं बता दूं योगेश, ये करोड़ों रुपए पॉलिटिकल पार्टियां खर्च करती हैं, कहाँ से आता है? भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है
कि इलेक्शन को उस तरीके से लड़ा जाता है कि एक जो तय सीमा होती है उससे 100 गुना ज्यादा पैसा आता है। वो कहाँ से आता है? भ्रष्टाचार का मूल कारण वहां से शुरू होता है। तो भ्रष्टाचार से कोई पॉलिटिकल पार्टी छूटी नहीं है। राजनीति का जिस तरीके से व्यवसायीकरण हुआ है, राजनीति का व्यवसायीकरण, और व्यवसायीकरण जब हो गया है तो फिर भ्रष्टाचार और कमीशन ये तो आम होगा। जहाँ टारगेट दिए जाएंगे कि तुम्हें 100 करोड़ वसूल करके लाने, तुम्हें 500 करोड़ वसूल करके लाने हैं, तो भ्रष्टाचार मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। बेरोजगारी पूरे देश में है, कोई बंगाल में ही बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी आप देखेंगे एक बहुत बड़ी समस्या भारत में है। और जिस तरीके से कोरोना महामारी का कहर, नोटबंदी, जीएसटी, एक के बाद लॉकडाउन, इन सबसे जो नहीं, लेकिन आरबी जी क्या लगता है कि अगर वहां के हालात कुछ ऐसे बदलते हैं कि क्योंकि अब कांटे की टक्कर बताई जा रही है पश्चिम बंगाल में, अगर वहां टीएमसी उभर करके आती है तो क्या आने वाले समय में राजनीति परिदृश्य जो होगा वो बदल जाएगा? तुष्टिकरण की राजनीति छोड़नी होगी। वहां जिस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति अब तक टीएमसी करती रही है और एक वर्ग विशेष को लाभान्वित करना और उनको सुख सुविधाएं देना, तो वहाँ का जनमानस कहीं ना कहीं बंगाल का जो आम बंगाली है वो आहत हुआ है और उसका मोह भंग हुआ है ममता बनर्जी से। और वो लगने लगा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण जो करती हैं वो उनके लिए नुकसानदायक है। और उसी का परिणाम है कि उन्हें अपना गोत्र बताना पड़ा और चंडी पाठ करना पड़ा। अगर वो पहले ही एक बैलेंस राजनीति करती रहती तो उनको न गोत्र बताने की जरूरत थी, न चंडी पाठ करने की जरूरत थी। तो राजनीतिक जीवन में स्वच्छता लानी होगी और कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करेंगी। मेरे ख्याल से ये उनको एक सबक होगा और बीजेपी को उसका बेनिफिट मिला है। जिस तरीके से वहाँ ध्रुवीकरण हुआ, ममता दीदी जिस तरह के तुष्टिकरण की बात करती हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती हैं, उनके साथ खड़ा दिखने की होड़ लग जाती है, तो वो चीजें जो आम वहाँ का मतदाता है उसको वो चीजें ठीक नहीं लगी हैं और वो बीजेपी के साथ गया है। अब ये परिणाम बताएंगे कि भी कितना बीजेपी को एक्सेप्ट किया है, कितना लोगों ने टीएमसी को एक्सेप्ट किया है। थोड़ी देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट करती हैं, लेकिन कामोबेश हालात सभी पॉलिटिकल पार्टियों के एक जैसे हैं, चाहे वो शासन और कुशासन की बात हो, चाहे वो कमीशन भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो। बात एक जैसे हालात हर जगह के देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी। आपने सुना कि जिस तरीके से अभी गोत्र बताने का जिक्र किया आरबी जी ने, सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है इस समय नंदीग्राम, वहीं ममता दीदी को चोट लगती है, वहीं कलमा पढ़ना पड़ता है और वहीं चंडी पाठ करना पड़ता है। तो क्या लगता है कि इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मतलब जो लोगों के बीच में सच्चाई जागृत हुई है, तो ममता दीदी को अपना गोत्र बताना पड़ा। इससे पहले 10 साल से पहले वो अभी जैसा उपाध्याय जी ने बताया तुष्टिकरण की राजनीति कर रही थी ममता दीदी, एक वर्ग समुदाय के लिए केवल राजनीति कर रही थी। तो उन्हें क्यों मतलब अपने आप को ये बताना पड़ा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, क्यों चंडी पाठ करना पड़ा? चंडी पाठ करने का स्थान घर का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, काली माँ का मंदिर है। चंडी पाठ करने के लिए राजनीतिक मंच तो है नहीं कि राजनीतिक मंचों पर जाकर के आप चंडी का पाठ करेंगे। चंडी पाठ करने के लिए राजनीतिक मंच नहीं बनाए गए हैं। धार्मिक कार्यक्रम राजनीतिक मंचों से नहीं होने चाहिए। और रही बात उसकी कि जो आप कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट उसका नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लोगों के जनता का प्यार मिलेगा, जनता का जो उत्साह है, जो लोगों ने जो अपने आप में जो टैग जी तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चंडी पाठ उपाध्याय जी जय श्री राम संबोधन है, जय मां दुर्गा कहीं संबोधन नहीं है। आपकी संबोधन में अगर आप जो लोग दुर्गा की पूजा करते हो जय दुर्गा बोलेंगे। उपाध्याय जी आप वरिष्ठ हैं, आप समझिए, आप कहीं अगर मिलेंगे तो मैं और आप मिलेंगे तो राम राम जी कहेंगे, जय श्री राम कहेंगे। इस तरीके का संबोधन आज से नहीं, पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। तो लेकिन कहीं मन तो आपने कभी ये नहीं कहा जय माँ दुर्गा, जय श्री दुर्गा। अरे क्यों नहीं कहते? अरे संदीप जी क्यों नहीं कहते भाई? राधे राधे लोग बोलते हैं, जय महाकाल बोलते हैं, जय माँ दुर्गा, वो तो अपनी अपनी आस्था है, कौन क्या बोलता है ना। अपने अपने नैरेटिव सेट मत करिए, यही एक प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में बोला जाता है, जय महाकाल बोला जाएगा तो बनारस उज्जैन में बोला जाएगा,
राधे राधे बोला जाएगा तो मथुरा में बोला जाएगा। जय अगर खाली जय दुर्गा में जय मां दुर्गा बोल दोगे तो वैष्णो देवी में बोल दोगे, जय माता दी बोल दोगे, लेकिन जय श्री राम, भगवान राम आराध्य है, पूरे हिंदुस्तान के आराध्य है, तो उसको पूरे हिंदुस्तान में इसका संबोधन है। कहीं ऐसा नहीं है कहीं पर्टिकुलर एक ही जगह इसका संबोधन है, नहीं। अरे राम जय माता दी बोला जाता है, अरे भगवानों का पेटेंट बोला जाता है। आपका पेटेंट नहीं है जय श्री राम, भगवान सबके हैं। भगवान राम तो बीजेपी के लिए, भगवान राम बीजेपी के लिए, भगवान एसपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। नहीं आपको क्यों दिक्कत होती है? कर ले, पूजा कर ले, आराध्य को पूज रहे हैं। आपके भी आराध्य है, हमारे भी आराध्य हैं। आप बताइए आपके आराध्य है नहीं? सबके आराध्य हैं, वो चाहे बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो टीएमसी है। हम लोग भगवान को मान रहे हैं। अरे इन पर भगवान को मान रहे हैं, जय श्री राम का संबोधन कर रहे हैं। आधिपत्य न शो करें, यही दिक्कत है। मैंने अधिपत्य नहीं कहा, मैंने कहा भगवान राम हमारे आराध्य हैं। नहीं संदीप जी, ठीक है, आपके भगवान राम आराध्य हैं, तो टीएमसी अगर जय मां दुर्गे बोल रही है, आप जगह डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना? या जय राम जय श्री राम केवल अयोध्या में बोला जाएगा, या राधे राधे केवल मथुरा में बोला जाएगा? ऐसा तो है नहीं, संबोधन नहीं होते, धार्मिक पाठ नहीं होते। हम जय श्री राम का संबोधन करते हैं, लेकिन हम बैठ करके धार्मिक राजनीतिक मंचों से रामचरितमानस का पाठ नहीं करते हैं योगेश जी। चले ठीक है, इस समय दर्शकों को अपडेट दे दे कि इस समय टीएमसी 25 सीटों पर बढ़त पर है और भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र करें तो 20 सीटों पर बढ़त पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जबकि टीएमसी 25 सीटों पर बढ़त दिख रही है। वहीं कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस का खाता खुलता भी नहीं दिखाई दे रहा है, कांग्रेस और लेफ्ट का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि जिस तरीके से बढ़त का जिक्र किया जाए तो टीएमसी 25 सीटों पर बढ़त चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की बढ़त जो 20 सीटों पर चल रही है। तो के उपाध्याय जी, आरबी उपाध्याय जी माफ कीजिएगा, जिस तरीके से अभी संदीप जी ने अब ये तो डिसाइड कर दिए जगह का कि अगर राधे राधे बोला जाएगा तो मथुरा में बोला जाएगा, जय श्री राम ये हर जगह बोल सकते हैं, लेकिन बंगाल में टीएमसी जय मां दुर्गे नहीं बोल सकती। अरे आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मुझे यहाँ ये बोलना होगा, ये खाना होगा, ये पहनना होगा? अरे ये व्यक्तिगत चीजें, इनको व्यक्तिगत रहने दें। और ये क्यों आते हैं इन सब चीजों के ऊपर कि भी राधे राधे से मथुरा में बोलेंगे? अरे क्यों? बंगाल में मैं रहता हूँ, अगर मैं भी भगवान कृष्ण का आराधक हूँ या उनकी सेवा करता हूँ तो मैं तो वहाँ भी राधे राधे बोलूंगा। ये लोग मेन मुद्दों को ये भी भटकाना चाहते हैं, ये भी बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते हैं। ये बात अलग है कि अपने घोषणा पत्र में रोजगार सब लिख देते हैं, लेकिन बेरोजगारी एक समस्या ये भी मानने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार हर जगह है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? मुझे एक जगह बता दें। राजनीति आप बताइए, 7.5 साल की सरकार में आप बताइए कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन से प्रधानमंत्री पे हमारे पे एलिगेशन लगाए, कौन सा आरोप लगाए? एक आरोप आप बताइए। नहीं रहेंगे, जिस दिन आप सत्ता में नहीं रहेंगे उस दिन सारी इंक्वायरियां होंगी और आपके आरोप प्रत्यारोप सब कुछ होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार में बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार में कहाँ किस मंत्री पे आरोप लगे हैं? केंद्र की सरकार में बताइए कहाँ आरोप लगे हैं? हमारी किसी सरकार में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हमारी सरकार कहीं भी होगी, भ्रष्टाचार का कहीं कोई एलिगेशन नहीं हुआ। असल में हमारी सरकार है, 1 रुपए का आरोप हम पर नहीं लग पाया। करोड़ों रुपए खर्च करता है, अरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन में, कहाँ से आते हैं मुझे बता दें। कहीं भ्रष्टाचार आपने कहीं हम पे भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध किया? बताइए हमारे ऊपर कहाँ भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ है? योगेश जी आप बताइए। भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं होता है। भ्रष्टाचार का अगर आप जिक्र करते हैं, किसी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं विपक्षी दलों पर, तो केवल जांच ही चलती रहती है, भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हो पाता है। आप बताइए किसके ऊपर भ्रष्टाचार आप सिद्ध कर पाते हैं? जांच ही चल रही है ना लगातार। तो वैसे ही जो आरबी उपाध्याय जी पूछ रहे हैं कि आखिर ये करोड़ों रुपए जो आता है वो कहां से आता है? पानी की तरह जो पैसा बहाया जाता है चुनावी रैलियों में, वो कहां से आता है? ये आम जनमानस का प्यार है, आम जनमानस के अपनी तरीके से खर्च करती है सरकार, ना कोई पार्टी हमारे राजनीतिक पार्टी को खर्च नहीं करती। ये आम जनता के पैसे रैलियां हो रही हैं, हमारे यहाँ किसी सरकारी पैसे या किसी भी पैसे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं उसके बाद। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आए ताय। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। वाहेगुरु ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर। मालदा में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है और नादिया का अगर जिक्र करें तो नादिया की सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी 33 और उसके साथ ही टीएमसी 32 सीटों पर लीड पर है। तो 32 सीटों पर टीएमसी आगे बढ़त बना रही है और वही बंगाल मालदा में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है और जबकि नादिया का अगर जिक्र करें तो नादिया के सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। तो लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र करें तो वहां पर ममता बनर्जी का सियासी इकबाल दांव पर लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नंदीग्राम सीट है वहां पर जो उनकी कड़ी चुनौती दे रहे हैं उनको, वो उनके सिपाह सलाहकार रह चुके शुभेंदु अधिकारी हैं और शायद यही वजह है कि अगर ग्रैंड फिनाले देखा जाए तो वो नंदीग्राम सीट को कहा जा सकता है और वहीं पर सबकी निगाहें खासतौर पर टिकी हुई हैं। आरबी उपाध्याय जी, अगर पश्चिम बंगाल का जिक्र करा जाए तो 66 सीटें कुछ ऐसी हैं जहां पर 2% से भी कम का वोटों का अंतर एग्जिट पोल में देखा जा सकता है और 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1% वोटों से कम का अंतर देखा जा सकता है। क्या देखेंगे आप? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो टक्कर है वो कांटे की है। लेकिन देखिए, मॉडल की बात की जाए ना तो मॉडल कोई बीजेपी के पास भी नहीं है। आपने कह दिया सोनार बंगला, अरे तो भाई सोनार मध्य प्रदेश बन गया होता तो वहाँ कहना बहुत अच्छा लगता कि भाई सोनार बंगला इस तरीके से। तो वहाँ जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो उन सब चीजों को समझता है कि केवल नारों से न पेट भरता है, न रोजगार मिलता है, न कहीं सोनार हो जाता है और ये कह देने से सारी चीजें नहीं होती। और ममता ने जो किया है वहां पर वही किया है कि जो आम जनमानुस है उसकी जो सरोकार है, उसके जो वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उन पर बात की और उन्होंने बताया है कि भाई कौन सा मॉडल है, कोई मॉडल इनके पास नहीं है। तो जो कांटे की टक्कर है, देखिए दोनों में बड़ा जबरदस्त टक्कर है। तो 1-2% से, और अगर मान लीजिए सरकार वैसे जहां तक मेरा अपना आकलन है टीएमसी वहां बनाएगी जी, और बीजेपी का चाहे सर्वे कुछ भी कहें, अब कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, एक अच्छा क्यों बीजेपी के पास वहां खोलने के लिए कुछ नहीं था। जब से 18 सीटें लोकसभा की आई तो उन्हें ये लगने लगा कि भाई यहाँ पर एक स्पेस है। और आखिरी दौर में तो जब कोरोना का जो संक्रमण काल चला है तो आप देखेंगे रैलियां वगैरह रद्द हो गई, तो वहां भी टीएमसी को कहीं ना कहीं बढ़त मिलेगी और लोगों की समझ में आया है कि कोरोना काल में जहाँ कुशासन की बात होती है तो बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, कहीं दवा नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कौन जिम्मेदार है? कोई तो उसकी जिम्मेदारी लेगा। भाई हर कोई एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश तो करता है, जिम्मेदारी लेने की कोई कोशिश नहीं करता कि हाँ मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं रिजाइन करता हूँ। पहले होता था, एक छोटी सी घटना हो जाती थी तो सार्वजनिक जीवन में या राजनीति में लोग फौरन अपने पद से हट जाते थे, कहते थे कि भाई हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक बात कर रहे हैं। मंत्रालय लोग छोड़ देते थे। लेकिन अब तो चाहे जनता मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम अपनी कुर्सी नहीं छोड़े। यानी एक पराकाष्ठा हो गई है ना। इसको कोई शब्द देने की मैं कोशिश करूं हिंदी में तो ये पराकाष्ठा जनता देख रही।
और फिर आप कहते हैं हम जनसेवक हैं, हम तो जनता के भी नौकर हैं। अरे कहाँ नौकर हैं भी? जनता अपने आप को कहाँ पा रही है? जब कोई विशेष परिस्थिति आती है, मान लीजिए अब इस समय जो दुर्गम परिस्थितियां चल रही हैं, तो कोई सरकार नजर नहीं आ रही। ये बात अलग है, कागजों में, टीवी चैनल पर, सब जगह आपको सरकार दिखेगी, लेकिन जहाँ दिखनी चाहिए उस अस्पताल के बाहर सरकार नहीं दिखेगी। जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं, बेड नहीं मिल रहा है, वहाँ कोई सरकार नजर नहीं, वहाँ सरकार गायब नजर आती है। लेकिन क्या लगता है उपाध्याय जी कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी कहीं इसमें चूक कर रही थी, तो टीएमसी वहां राज्य में सत्तारूढ़ दल था, टीएमसी को कोई ऐसी पहल करनी चाहिए कि वो तो देख रही थी कि देश में कोरोना का तांडव मचा हुआ है, हाहाकार लोग मचा हुआ है, त्राहिमाम कर रहे हैं, तो उसको तो कोई पहल करनी चाहिए थी। वो भी सरकार में थी वहां पर राज्य में। देखिए, मैंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की, राजनीति का चरित्र कामोबेश एक जैसा हो गया जी, कोई कम नहीं है। और उसी का परिणाम है कि बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर जाते हैं सभी पॉलिटिकल लोग, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं। जनता मर रही है, मरने दो, अपने आप सुरक्षित रहें, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं अब लोग, नेता मिल नहीं रहे हैं, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं नेता। जनता जब जनता ढूंढती है नेता को, तो नेता नजर नहीं आता है, नेता घर में चुप कर बैठ जाता है। ये राजनीति का चरित्र हो गया है। और जहाँ कमाई का होगा, जहाँ मलाई का होगा, वहाँ उसका कौन सा, मुझे बता दें, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई विचारधारा से बंधा है? आज जहाँ उसे मलाई मिलती है वो छोड़ के चल देता है कुर्सी के लिए, तिलांजलि दे देता है, देश को भी तिलांजलि दे देता है, राज्य को भी, विचारधारा को भी। अरे शुभेंदु अधिकारी, मुझे बता दें, कल तक जब तक मलाई मिलती है वो टीएमसी के साथ रहे, ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि भी आखिरी वक्त पर वो कहते हैं कि नहीं टीएमसी खराब है? अरे भाई, टीएमसी खराब थी तो आप इतने दिन से जो कुर्सी पर आसीन रहे, तब आपको नजर नहीं आया? आखिरी वक्त पर आपको नजर आता है कि ये पार्टी खराब है, विचारधारा खराब है। तो यहाँ कोई किसी का कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा है, कुर्सी मिलनी चाहिए, मलाई मिलती रहनी चाहिए, मलाईदार पद मिलते रहने चाहिए, और फिर कहते हैं भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार तो यही है। अब बिल्कुल चरित्र का अगर जिक्र किया जाए राजनेताओं का, तो बिल्कुल बदल सा गया है। अब उनको जहां पर जिस दल में उनको फायदा दिखता है वो उसी दल के अनुरूप ढल रहते हैं, उनकी विचारधारा वही हो जाती है। जहां पर उनको फायदा दिखेगा, जहां वो मलाई काट सकते हैं, वही उनकी विचारधारा हो जाती है। ये देखने को मिल रहा है। संदीप जी, नंदीग्राम सीट का जिक्र करें तो नंदीग्राम सीट बेहद खास मानी जा रही है जी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था, जब नंदीग्राम सीट से जब विधानसभा के जो चुनाव हो गए थे, मतदान वहां हो गया था, तो एक बार ये खबर आने लगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से मंचों से, रैलियों में कहा जाने लगा कि ममता दीदी अब दूसरी विधानसभा सीट खोज रही हैं, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि नंदीग्राम सीट उनके हाथ से गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तस्वीरों में साफ हुआ नहीं। योगेश, इन्हें बीजेपी को क्या लेना देना कि वो दूसरी जगह जाएंगी, वो लड़ेंगी, वो क्या करेंगी, वो उनका। अरे आप तो मुद्दों की बात करिए ना, आप तो बंगाल की जनता की बात करिए। पूरा इलेक्शन दीदी जाएंगी, दीदी हारेंगी, दीदी आएंगी, अरे दीदी खाएंगी। अरे जनता भी है ना, इलेक्शन दीदी के लिए नहीं, जनता के लिए हो रहा है। ठीक, संदीप जी बताइए। बिल्कुल सर, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं उपाध्याय जी, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जल्लाद नजर आ रही किसी न किसी पार्टी से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लगता जुड़े हुए। नहीं, देखिए संदीप जी, ये विचारधारा जो आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, अगर आपके सही आपकी तरफ से बोले, आपके मन की बात बोले, तो आपकी विचारधारा की बात, और नहीं, सुन लीजिए संदीप जी, वो केवल मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे राजनीतिक दल के नेताओं का जिक्र हाल का बता रहा हूँ। अगर आपके मन की बात बोलते हैं वो, तो अच्छे हैं। नंदीग्राम से ममता दीदी जा रही है, नहीं जा रही है, इससे थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और बंगाल से ममता दीदी जा रही है, मैं नंदीग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बंगाल से ममता दीदी जा रही है। ममता दीदी, आप ये अभी इन्होंने मुद्दा नहीं बताया, ममता दीदी पूरे चुनाव में कहती है कि बीजेपी बाहरी है, बीजेपी बाहरी है, बीजेपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी या कोई भी आदमी के लिए बंगाल मतलब बंगाल हमारे लिए कैसे, हम बंगाल के लिए कैसे भारी हो जाएंगे। और एक अपडेट दे दे आपको, नंदीग्राम सीट का अपडेट दे दे आपको कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं और शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, नंदीग्राम सीट से जो रुझान आ रहे हैं, उन रुझान के मुताबिक ममता बनर्जी अभी फिलहाल पीछे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से आगे चल रहे हैं रुझानों में। जी संदीप जी, कहिए आप अपनी बात। तो मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नंदीग्राम जीत रही है, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम जीत रहे हैं, और ममता बनर्जी वहां से जो है
हार रही हैं। ये तो स्पष्ट हो रहा है, ये आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। जो मैं कह रहा हूँ वो वहाँ जनता जनार्दन तय कर चुकी है कि वहां से ममता बनर्जी को चुनाव हार रही है। नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये तो अभी रुझान आ रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि सीट किसके खाते में जाती है। मतलब रुझान ने तय कर दिया कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं अभी पूछना चाह रहा हूँ अपने उपाध्याय जी, आप ये बताइए ममता दीदी को ये कैसे कह रही है कि मतलब बाहरी है, बाहरी के मुद्दे पे हम लोग कैसे बाहरी हैं, आप कैसे बाहरी हैं? अगर कोई आदमी बंगाल जाता है तो बंगाल के लिए हम लोग कैसे बाहरी हो सकते हैं? मुझे इस बात का जवाब दें। वो बाहरी करती रही पूरे चुनाव में, हम बाहरी कैसे हो सकते हैं? इसकी राजनीति करेंगे आप हर वक्त, मतलब आप भी तो दूसरे को अगर तब कह सकते हैं। आपने गरेबान में जांच कर देखें, आप कह रहे थे कि भाई नहीं दीदी हाँ दीदी, क्या मजाक बना दिया चुनाव को। अरे भाई वो अपनी बात रखेंगी, उन्हें कहाँ से लड़ना है, कहाँ से हारना है, कहाँ से जीतना है, वो उनका तो विवेक है, वो अपनी बात करें। आप अपनी बात करते हैं सर, मैं बाहरी मुद्दे की बात कर रहा हूँ। बाहरी मुद्दे देखिए, बाहरी ये देश एक है, इस देश में कोई बाहरी नहीं, देखिए कोई बाहरी नहीं है और कोई लोकल नहीं है। बाहरी का मतलब है लोकल मुद्दे पर बात हो रही थी, वहाँ लोकल मुद्दे की बात करिए। वहाँ आप हवाई बात करेंगे तो आम भाषा में जो कहेंगे लोकल और केंद्र। पश्चिम बंगाल, हम लोग पश्चिम बंगाल भी हमारे लिए उतना ही, इतना उत्तर प्रदेश है जितना उत्तर प्रदेश उतना हमारे लिए पश्चिम बंगाल है। ये वहाँ लोगों के बीच में तुष्टीकरण करना, लोगों के बीच में बाहरी अंदर करना, ये सब लोग, ये उनकी हार की बौखलाहट उनको बता रही थी कि उनकी बौखलाहट जो है वो दर्शा रही थी। अब वो पता नहीं, थोड़ी देर में पता लगेगी वो हार की बौखलाहट बीजेपी की थी या हार की बौखलाहट टीएमसी की थी। आने वाला भी वक्त बताएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आज ये क्लियर हो जाएगा कि बौखलाहट किसकी थी। भ्रष्टाचार को हम वहां से उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल गए हैं और उसे वहां से उखाड़ फेंकेंगे। ममता दीदी का जो कुशासन था, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था, उस अत्याचार को, कुशासन को वहां से उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया और बंगाल की जनता ने किया। ठीक संदीप जी, वो नतीजे आ जाएंगे, नतीजों के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसे उखाड़ करके फेंक रहा है। आज नतीजे क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद ये क्लियर ये भी हो जाएगा कि कौन वहां से भाग रहा है, कौन किसको फेंक रहा है। आरबी जी आपके पास आएंगे, क्या लगता है कि अगर बंगाल का जिक्र किया जाए तो वहां पर जो SC/ST वोट बैंक था, क्योंकि आप देखे होंगे कि मतुदा समुदाय का जमकर के इसमें इस चुनाव में जिक्र हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ढाका दौरा था उसमें ये बताया जा रहा था कि क्योंकि उसी दिन मतदान हो रहा था और ये बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ढाका दौरे के प्रधानमंत्री के द्वारा ये भारतीय जनता पार्टी को मतुआ समुदाय का जो वोट बैंक है उसका लाभ मिलेगा। क्या लगता है आपको कि उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता नजर आ रहा है? देखिए कोशिश वही थी। आप दिखेंगे बांग्लादेश का दौरा और बांग्लादेश में मतुआ समाज के बीच में जहां इलेक्शन जब हो जाता है तो आचार संहिता, और आचार संहिता में इलेक्शन वाले दिन आप इस तरह का प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा रास्ता था। उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। बांग्लादेश का दौरा, बांग्लादेश में जाकर टीवी चैनल दिखा रहे थे, वो मतुआ समाज के बीच में थे। क्या था, क्या वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? आप मतुआ समाज के बीच में जा रहे हैं, मतुआ समाज को दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जहां आचार संहिता यहाँ लागू है तो वहां इलेक्शन पर कम से कम जो संवैधानिक पद हैं वहां उन गरिमा को बनाए रखें। ये वक्त की बात है, ये अब कोई बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि मतुआ समुदाय किधर जाएगा। ये अब इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। हाँ, लेकिन मतुआ समाज में एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी गए उनके बीच में जो उन्होंने कार्यक्रम किए उसका जो लब्बो लुबाब था वो भी यही था कि भाई मतुआ समाज हमारी तरफ वोट करे। अब वो कितना वोट करेगा, कुछ न कुछ तो फर्क उसका जरूर आता है। जब देखिए इलेक्शन के टाइम पर वो चीजें दिखाई जाती हैं, ये बात अलग है। तो उसके बाद कोई मतुआ समाज को नहीं पूछता, कोई उस गरीब को नहीं पूछता इसके घर में खाना खाया जाता है, टीवी चैनल पर दिखाया जाता है, उसके बाद में लोग भूल जाते हैं सत्ता मिलने के बाद में। तो राजनीति का चरित्र बड़ा अजीब हो गया है योगेश। यहाँ राजनीतिक सोचता नहीं रही है, पहले होता था। आप ठीक बात कह रहे हैं। खाना खाने की उसी दौरान इन लोगों को याद आती है राजनीतिक दलों को जिस समय चुनाव होता है, उसके बाद ये खाना खाने नहीं जाते हैं और उस गरीब को कभी अपने यहाँ नहीं बुलाते हैं। ये झोपड़ी में तो खाना खा आएंगे, लेकिन जब ये सत्तासीन हो जाते हैं तो अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए उस गरीब को कहो सालों चक्कर लगाना पड़ जाए, लेकिन गेट नहीं खुलेगा। मतलब ही नहीं होता, मुलाकात नहीं कर सकता वो। जाके अपना
अपना दुख दर्द नहीं हो सकता जाके। आप देख रहे हैं इस समय कोरोना काल चल रहा है, कितने दरवाजे नहीं है, दूसरी पार्टियों की सरकार। संदीप जी, मैंने जमीनी स्तर से ग्राउंड रिपोर्टिंग, संदीप जी ये मत बताइए मुझे, ये मत बताइए, मैंने सरकारों को देखा है, मैंने सरकारों को देखा है संदीप जी, ये मत बताइए, मैंने जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग देखी है, गेट नहीं खुलता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद्रा। इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है, इस अस्थान तक पवित्र खूह है, उस खूह विच करवाया। इस अस्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। वाहे गुरु वाहे तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि जिस तरीके से अगर वर्तमान का रुझानों का जिक्र किया जाए तो अभी जो नंदीग्राम सीट के रुझान है वो ममता बनर्जी वहां से पीछे चल रही हैं और शुभेंदु अधिकारी वहां से आगे चल रहे हैं। तो हमारे साथ तो जिस तरीके से संदीप जी आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि आपकी पार्टी में ये देखने को नहीं मिलता है, जो तस्वीरों का जिन तस्वीरों का मैंने जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि तस्वीरें वो आपकी पार्टी की केवल बात नहीं हो रही है, वो सारे दलों की बात हो रही है, सारे राजनीतिक दल यही करते हैं, और इस चीज को मैंने बहुत करीब से देखा है। सर मैं मानता हूँ कि वो राजनीतिक दल जो लोग जो सत्ता को केवल मतलब लोगों को केवल सत्ता के लिए मतलब चुनते हैं, जनता को केवल सत्ता का ही अपना एक माध्यम बनाते हैं। हमारे यहाँ सच्चा माध्यम नहीं होता, हम सेवा भाव से हमारा संगठन सेवा भाव से काम करता है, हम सेवा भाव के माध्यम से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल सत्ता का मोह पाने के लिए, सत्ता का मोह है हम लोगों को, नहीं, उसके लिए हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हर मंत्री का, हर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, यहाँ इवन मुख्यमंत्रियों के भी दरवाजे हमारे यहाँ प्रतिदिन खुलते हैं और वो लोग मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं। मत बताइए संदीप जी, मत बताइए, अभी जिक्र कर दूंगा वो मुख्यमंत्री, मत बताइए मुख्यमंत्री आवास जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा संदीप जी, फिर मैं बता रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री आवास के सामने से जो रोड होती है उस रोड को बंद कर दी जाती है, पता है आपको? आम नागरिक के लिए तो बंद ही कर दी जाती है, पत्रकारों के लिए भी बंद कर दी जाती है। बैन हो जाता है कि आप इस रोड से निकल नहीं सकते हैं। अगर आपने खास तौर पे बता दिया कि मैं पत्रकार हूं, तब तो बिल्कुल श्योरिटी है कि आप नहीं जाने पाएंगे उस रास्ते से। तो ये मत बताइए, दरवाजे खुलने से दूर हो गए। पत्रकारों के लिए नहीं ना, हमारे यहाँ पत्रकारों के लिए बंद होती है। अभी नाम भी बता देंगे कहिए तो संदीप जी, नाम भी बता देंगे। तो इस वजह से ये मत बताइए, ये दावा मत पेश करिए, ये दावा मत पेश करिए। दावा मैं ठोक के कह सकता हूँ, ऐसा कहीं नहीं, हमारे ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है, और न भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई इवन कोई पार्टी का अध्यक्ष हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं करता है। हमारे यहाँ सबके दरवाजे सभी के लिए खुले होते हैं। ठीक बात। चलिए आरबी जी, आपने सुना कि जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं संदीप जी कि इनके यहाँ दरवाजे खुले होते हैं। खैर दरवाजे किसके खुले होते हैं, किसके बंद होते हैं, वो तो सब जनता जानती है, और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो जिस तरीके से ये कहें कि पश्चिम बंगाल का जो ये चुनाव हो रहा है, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी
और 3 सीटों से अगर वो ये 100 सीटों को भी क्रॉस कर रही है, सत्ता में काबिज नहीं भी हो रही है, तो मुझे लगता है तो ये टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। डेफिनेटली टीएमसी को झटका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको ममता ने नोटिस भी किया है। जिस तरीके से भी लोग छोड़ के गए, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए हैं, तो कुछ न कुछ तो रीजन रहा होगा। बिना कुछ रीजन के देखिए, अपने घर को भी आपको संभाल के रखना होगा और आपको आकलन करना होगा कि भी ऐसे क्या कारण थे कि इतने बड़े बड़े लीडर और हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना एक आत्मविवेचन करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टियां करती भी हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी करती हैं। नहीं तो आपने जो बात कही, तो एक कहावत जो कही गई है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो क्या ये कहावत टीएमसी पर चरितार्थ होगी? देखिए, घर का भेदी लंका कितनी ढा पाता है ये नहीं कह सकते। ये तो जनता की अदालत है और जनता की अदालत ही तय करती है। और ये अब वक्त बताएगा कि भी जो लोग छोड़ के गए थे वो जनता ने कितना उनको तवज्जो दी है, कौन कितना एक्चुअल में नुकसान टीएमसी को कर पाया। लेकिन फिर भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अकेली महिला और सारा पूरा कैबिनेट लगा हुआ था, पूरे देश का कार्यकर्ता बीजेपी का आप देखेंगे बंगाल के अंदर काम कर रहा था। तो वो बाहरी वाली बात सिर्फ वहां के लिए नहीं थी। उनका कहने का पर्पस सिर्फ ये था कि पूरा हिंदुस्तान का जो लोग कार्यकर्ता है वो बंगाल में काम कर रहा है, ममता को हराने के लिए काम कर रहा है। उनकी पार्टी के ही कुछ बहुत सारे लोग जिनको बीजेपी कल तक जिनके खिलाफ इंक्वायरी की बात करती थी, भ्रष्टाचार की बात करती थी, जब वही लोग बीजेपी में आ जाते हैं तो वो कैसे गंगाजल की तरह पवित्र हो जाते हैं, वो कैसे ईमानदार हो जाते हैं, वो कैसे चरित्रवान हो जाते हैं। तो जनता ये भी देख रही। और जनता लेकिन कांग्रेस, जिस तरीके से आपने एक बात कही आरबी जी कि वहां पर ममता बनर्जी अकेले और पूरा कैबिनेट उनके तरफ लगा हुआ था, तो ये भी देखने को वहां मिला है कि कांग्रेस के कहीं झंडे नजर नहीं आए हैं पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस भी मैदान में थी, चुनावी मैदान में थी। मुर्शिदाबाद का अगर जिक्र करें तो वहां पर कुछ झंडे नजर आए थे, लेकिन उसके बाद भी ये कह देना कि वहां पर अब तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो राहुल गांधी की वहां पर रैलियां कैंसिल की गई थी वो कोरोना को देखते हुए नहीं की गई थी, वो ये देखते हुए की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, सरकार बनाने की राह पर चल रही है, इस वजह से जो उनका वोट बैंक था वो टीएमसी में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नैरेटिव सेट करती है। इनके कह देने से क्या वो ऐसा हो जाएगा? उन्होंने सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता का परिचय दिया और उन्होंने पहल की कि भी कोरोना की वजह से हम रैली नहीं करें, और उन्होंने रैली नहीं की। काश और भी पॉलिटिकल पार्टियां उसका अनुसरण करती तो शायद जो कोरोना की जो लहर है उसमें बहुत कुछ कर रहे थे। नहीं, देखिए, उन्होंने, मैं बंगाल की बात चल रही है, जब वहाँ की बात चलेगी तो हम वो भी बताएंगे कि बंगाल में देखिए कोरोना तो वहाँ भी था, नहीं कोरोना नहीं था। देखिए, कोरोना अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो आपने क्या किया मुझे बता दें, अपनी बात करिए। दूसरा क्या कर रहा है ये आप बड़ा देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, माननीय गृह मंत्री क्या कर रहे थे, और आज क्या कर रहे हैं मुझे बता दें आप। आज क्या हो रहा है, आज की सिचुएशन देख लें आप। देखिए, मैं मानता हूँ वो गलती कर रहे हैं। ये आप अगर उन राहुल गांधी को रैलियां इसलिए स्थगित करनी पड़ी अपनी, क्योंकि उनको वहाँ दिख रहा था कि यहाँ तुम्हारी जमीन। अब आप ये बताएंगे दूसरे को रैली क्यों करनी पड़ रही है? आपके पास में कुछ नहीं, अब दूसरे के घर में ताक झांक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो आप दूसरे के घर में ताक झांक कर रहे हैं कि उसने रैली क्यों बंद कर दी, उसने रैली क्यों की। समर्थन करने के लिए ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि आप चुनाव में यहाँ नहीं है, आप हमें समर्थन कर दीजिए, इसलिए उन्हें रैली स्थगित करनी पड़ी। वो इसलिए रैली स्थगित कर रहे थे, वो इंटरनली आप दूसरे के घर में करते हुए कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया। उसमें ये चला दो जरा पंग। अरे देखिए, आप दूसरे के घर में ताक झांक कर रहे हैं, ऐसा न करें। नहीं। मैं समझता हूँ अपने घर को देखें, अपने घर की बात करें। देखिए, एक पक्ष कर रहे हैं। नहीं, मेरा कोई मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। जो अच्छा कर रहा है संदीप जी आरबी उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने सारे दलों को और कई सरकारों को आते जाते देखा होगा, उन्होंने कई सरकारों को आते जाते देखा होगा। तो इस तरीके से आरोप लगाना मुझे लगता है जायज नहीं है। जिस तरीके से आप ये कह दें कि वो किसी दल के समर्थक होंगे या किसी दल से प्रेरित होंगे।
देखिए, कोरोना की चिंता किसी को नहीं थी, लेकिन आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने आप बैठक दीजिए। मैं फिर वही कहूंगा, आप दूसरे के घर में ताक झांक बंद करिए और अपनी जो नीतियां हैं, अपना जो कार्यक्रम है, उसके ऊपर बात करें। वो उनका इंटरनल मामला है, उन्होंने क्यों किया, कैसा किया, आप उसमें आकलन करने वाले या मैं उसमें आकलन करने वाला कुछ नहीं। मैं ओवरऑल देख रहा हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस तरीके से कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई और आज भी उड़ा रहे हैं। मुझे बता दें, आज भी कहाँ प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है और कौन सी सरकार नजर आ रही है? कौन से प्रदेश की बात करेंगे? मुझे अरे आप राज्य सरकार जिम्मेदार है, कौन से देश की बात करेंगे? इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए राज्य की सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की, चाहे कोई भी सरकार है, इसके लिए राज्य की सरकार जिम्मेदार है। तो क्या आप, ठीक है संदीप जी, एक सेकंड संदीप जी, क्या आप केवल टांग खींचेंगे? आप केंद्र पर बैठे हुए हैं, नहीं, आप केंद्र पर बैठे हुए हैं, तो क्या आप केवल टांग खींचने का, राज्य सरकारों का टांग खींचने का काम करेंगे? लॉकडाउन, केंद्र ने लॉकडाउन नहीं लगाया ना, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। पिछली बार अगर पिछली बार के बाद ये तय किया गया कि राज्य की सरकारें, आपने देखा होगा, नहीं आपने देखा होगा, जुलाई के बाद में राज्य सरकारों ने अपने ऊपर अपने आप हैंडल कर लिया, अपने आप लॉकडाउन लगाया, अपने आप नहीं लगाया, राज्य सरकार ने खुद हैंडल किया था। जुलाई से आप चेक कर लीजिए, आप पता कर लीजिए एक बार, ऐसा केंद्र की कोई भूमिका, केंद्र की कोई भूमिका नहीं है जी, केंद्र की कोई भूमिका नहीं है, केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र का कोई दायित्व नहीं है। 5 जनवरी को 201.67 करोड़ रुपए 5 जनवरी को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिए गए, लेकिन राज्य की सरकार, दिल्ली जैसी सरकारों ने प्लांट नहीं लगाए। मत बताइए संदीप जी, मत बताइए, एक साल में 162 ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, अभी 32 लग पाए, मत बताइए वो। ठीक है, पंजाब में आएंगे उस मुद्दे पर आएंगे संदीप जी, एक सेकंड संदीप जी, आएंगे उस मुद्दे पर आएंगे, फिर चर्चा कर लेंगे कोरोना पर। आरबी जी, क्या लगता है कि कोरोना का ही चर्चा अगर कर रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि जो अंतिम चरण के 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं, उसमें कोरोना की वजह से जो कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उस दौरान, उसके बाद से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आने लगे थे, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, जनता को देखिए सोचना चाहिए, जनता को जवाब देना चाहिए, और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता के अपने सरोकार हैं, उन पर अपना मत बिल्कुल व्यक्त करना चाहिए, जिससे पॉलिटिकल पार्टी को एक लेसन मिलेगा, उन्हें ये सीखने को मिलेगा कि भाई जनता की अवहेलना, जनता के मुद्दों की अवहेलना करना भारी पड़ सकता है। तो कम से कम अब नहीं तो भविष्य में तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जनता को जागृत होना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल पार्टियां तभी मजबूर होंगी। आज जो हवाई बातें करते हैं कि मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, यानी जब कोई अच्छा हो जाए तो केंद्र कर रहा है, बुरा हो जाए तो वो राज्य सरकार कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को जागने के साथ ही साथ आम जनता को भी जागना पड़ेगा। अब दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर किसकी हार और किसकी सरकार, ये आज तय हो जाएगा, और पल पल के अपडेट देखने के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।